शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आज हम औसत का टाइप 5 डिस्कस करेंगे और टाइप 5 में हमें जो क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं उनके बारे में जानेंगे। और उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो टाइप 5 है हमारा उसका नाम क्या है। टाइप 5 में हमें पढ़ना है जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाएं। यानी इससे पहले टाइप 4 में हमने देखा था कि जब एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाएं। जैसे कोई एक समूह पहले से दिया हुआ है, उस समूह में अगर एक से अधिक या फिर कई व्यक्ति जब शामिल हो जाते हैं तो कैसे फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा ये आपको जानना है। इसके लिए जैसा हम हर टाइप में देखते आ रहे हैं, केवल दो बातों का ध्यान रखना है। ये दोनों ही बातें कॉन्सेप्ट के अंदर आती हैं। सबसे पहला कि औसत का नियम जो होता है, औसत क्या होता है, परिणामों का योग बटे परिणामों की कुल संख्या। और दूसरा, अगर योग निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, औसत इंटू कुल संख्या। ये दो बातें हमें ध्यान रखनी है क्योंकि ये दोनों ही औसत के नियम से संबंधित हैं। और दूसरा जो नियम है योग वाला, ये हमने औसत में से ही निकाला है। तो अब हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास क्या है, 5 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। यदि अगली दो संख्याएं भी मिला दी जाएं तो 7 संख्याओं का औसत। ये कहा जा रहा है कि 5 क्रमिक संख्याएं, है ना। तो आपको ये जानना होगा कि जब हम क्रमिक संख्याएं बोलते हैं, क्रमिक या कई बार लगातार संख्याएं बोली जाती हैं, तो क्रमिक संख्या का मतलब होता है जब संख्याओं को क्रम से लिया जाए, है ना। तो 5 क्रमिक संख्याओं का औसत आपको n दिया है। अब कोई भी 5 क्रमिक संख्या ले लीजिए, कोई भी 5। तो जब हम कोई भी 5 संख्याओं की बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम शुरुआत की 5 संख्या ले लें, 1 2 3 4 5। अब ये 5 क्रमिक संख्या हो गई। और हमेशा एक बात ध्यान रखें कि जब भी क्वेश्चन आपसे कहे कि क्रमिक संख्या, लगातार संख्या, तो क्रमिक संख्या हो या फिर लगातार संख्या हो, ऐसी संख्याओं में अंतर हमेशा समान रहता है। और मैंने आपको बताया था कि जब अंतर समान हो तब हम ट्रिक लगा सकते हैं। ट्रिक क्या लगा सकते हैं, उस समय औसत जो है वो हमेशा बीच वाली संख्या होती है। जब भी अंतर समान होगा तब औसत क्या होगा, बीच वाली संख्या होगी। ठीक है। अब हम देख पा रहे हैं कि जब हम 1 2 3 4 5 इन संख्याओं को लिखते हैं तो सबके बीच में एक एक का अंतर है। और अगर अंतर समान है तो औसत कौन सी संख्या होगी, बीच वाली संख्या होगी। ठीक है। और हमसे क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि औसत n है, इसका मतलब n का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आगे बोला गया है यदि अगली दो संख्याएं भी मिला ली जाएं, तो आपने 5 तक तो पहले ही लिया है, अगली दो संख्या मिलाओगे तो 5 के बाद 6 और उसके बाद 7, तो ये अगली दो संख्या होगी। तो अब पूछ रहा है कि तो 7 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आप देखें, जब हमारे पास 5 संख्याएं थी उस समय बीच वाली संख्या कौन सी आ रही थी, 3। लेकिन जब आपके पास 7 संख्या है तो बीच वाली संख्या निकालने के लिए 3 हम दाएं से हटा देंगे, 3 बाएं से हटा देंगे। बीच वाली संख्या अब कौन सी आएगी,
अब बीच में रहेगी 4। इसका मतलब पहले n का मान कितना था, 3 था, अब n का मान कितना है, 4। तो आपको ये बताना है कि जो 7 संख्याओं का औसत है n के आधार पर, उसमें क्या होगा। तो आप देखो मान पहले 3 था और 3 से अब ये 4 हो गया, इसका मतलब वृद्धि हो गई। और कितनी वृद्धि हुई है, इसमें 1 की वृद्धि हुई है। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 7 संख्याओं का औसत 1 बढ़ जाएगा। अब मैंने यहाँ पर 5 संख्याएं 1 2 3 4 5 ली हैं, आप कोई भी 5 संख्याएं ले सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि संख्याएं क्रमिक होनी चाहिए, यानी क्रम से होनी चाहिए। अब ये तो बात हो गई कॉन्सेप्ट की कि कैसे हम इसको कॉन्सेप्ट के थ्रू करते हैं। अब साथ में हम ये भी जान लेते हैं कि अगर यही क्वेश्चन हमें ट्रिक से करना हो तो आपको मैं बताऊं, कभी भी अगर आपसे ये पूछा जाता है कि क्रमिक संख्याएं, तो आप ध्यान रखें एक क्रमिक संख्या को जब हम शामिल करते हैं उस समय एक क्रमिक संख्या औसत पर 0.5 जो है वो प्लस कर देती है। यानी अगर एक क्रमिक संख्या लोगे तो औसत में 0.5 की वृद्धि होगी, 2 क्रमिक संख्या लोगे तो 0.5 एक की वृद्धि हो जाएगी, 3 क्रमिक संख्या लोगे तो 0.5 0.5 और 0.5 आपका 1.5 की वृद्धि हो जाएगी। यानी कहने का मतलब यह है कि एक क्रमिक संख्या जब हम अगली क्रमिक संख्या को शामिल करें तो वो औसत पर 0.5 का प्रभाव डालती है। अगर ये बात आप याद रख पाते हो तो आप बस क्वेश्चन को देखकर ही अपना आंसर लगा सकते हो। जैसे आपने देखा 5 क्रमिक संख्याएं, अब 5 क्रमिक संख्याओं का औसत आपको n दिया है। अब आपने देखा कि अगली 2 संख्याएं मिला रहे हैं और आप जानते हो कि एक क्रमिक संख्या औसत पर 0.5 प्लस करती है, तो 2 हैं तो 1 बढ़ जाएगा, 3 होंगी 1.5 बढ़ जाएगा, 4 होंगी 2 बढ़ जाएगा। यानी सीधे सीधे इस तरीके से भी हम इसको निकाल सकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, वो आप ऐसे समझिए कि इन सब में एक एक का अंतर चल रहा होता है। क्रमिक संख्याएं क्योंकि लगातार संख्याएं होती हैं तो एक के अंतर से ली जाती, वहीं आपको बस ये ध्यान रखना है कि कितनी संख्याओं को आगे जोड़ा गया। इसके अलावा मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट भी समझाया है, तो ऐसा नहीं है कि केवल ट्रिक से ही काम चलाना है। आप चाहें तो क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं और चाहें तो अपना ट्रिक भी डायरेक्ट यूज कर पाएंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। संख्याएं कितनी है, 9। यदि उनमें 2 अगली संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं तो नया औसत कितना हो जाएगा। आप देखो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह है। पिछले क्वेश्चन में 5 क्रमिक संख्या थी, यहाँ पर 9 क्रमिक संख्या है। आपसे पूछा जा रहा है तो नया औसत कितना हो जाएगा, है ना। तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि एक क्रमिक संख्या को जब हम शामिल करते हैं तो औसत 0.5 बढ़ता है। तो अगर अगली 2 को शामिल करेंगे तो औसत कितना बढ़ जाएगा, 0.5 मतलब 1 की वृद्धि हो जाएगी। ये तो हो गया क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करना। अब कॉन्सेप्ट जाने कि कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे। ठीक है, एक मिनट में इसको रफ कर देता हूं। अब कॉन्सेप्ट समझिए कि क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है 9 क्रमिक संख्याएं,
अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब क्रमिक संख्या या लगातार संख्या ली जाती है तो उनका अंतर समान होता है, और जब भी अंतर समान होगा तो औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। अब इसी नियम के आधार पर हम 9 संख्या ले लेते हैं क्रम से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 संख्या हो गई और क्रमिक संख्या है, तो इन सब में अंतर एक एक का चल रहा है, मतलब अंतर समान है। और जब भी अंतर समान होता है तो औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। तो 9 संख्याओं में बीच वाली संख्या हमारे पास कौन सी होगी? 5 होगी। 4 यहाँ से हटा देंगे, 4 यहाँ से हटा देंगे। इसका मतलब n का जो मान है वो हमारे पास कितना है? 5 है। अगली 2 शामिल करो, तो 9 के बाद अगली 2 जब शामिल करेंगे तो 10 और 11 अगली 2 हो जाएंगी। अब जब 11 संख्याओं में बीच वाली संख्या आप निकालोगे तो दोनों तरफ से 5 5 हटा देंगे, बीच वाली संख्या कौन सी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। इसका मतलब n का मान पहले 5 था, 5 से 6 हो गया। तो जब मान 5 से 6 हुआ तो उसमें क्या अंतर आया? तो हम सीधे सीधे देख पा रहे हैं कि 1 की वृद्धि हो रही है, यानी +1 हुआ तो 1 की वृद्धि हो रही है। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई कि चाहे तो 5 क्रमिक संख्या ले लें, 7 क्रमिक संख्या ले लें, 9 क्रमिक संख्या ले लें, 12 15 18 कोई भी क्रमिक संख्या ले लें, क्रमिक संख्याएं जब हम लेंगे, और एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी क्रमिक संख्याएं ली जाती हैं तो ये हमेशा विषम संख्याओं में ली जाती है। जैसे 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 11 13 15 17 इस तरीके से ये ली जाएंगी, जिससे बीच वाली संख्या आसानी से प्राप्त की जा सके। ठीक है, तो बस हमेशा एक ही बात का ध्यान रखेंगे, क्रमिक संख्याओं में अंतर समान रहता है, तो अगली 1 को जोड़ने पर 0.5 बढ़ता है, 2 को जोड़ने पर सीधे सीधे 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप इसी मेथड से आपको जितने भी क्वेश्चन क्रमिक संख्याओं वाले मिलते हैं उन सभी को आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 30 परिणामों का औसत 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का औसत क्या है? यानी आपसे सीधे सीधे ये पूछ रहे हैं कि 30 परिणाम दिए हैं, उनका औसत 20 है, अगले 20 और हैं, उनका औसत 30 है, तो सभी का औसत कितना होगा ये बताओ। तो अगर हम बात करें नियम की, तो इसमें हम औसत का जो सामान्य नियम है उसी को लगा सकते हैं। औसत बराबर क्या होता है? परिणामों का योग बटे परिणामों की कुल संख्या। और योग कैसे निकालेंगे? औसत इंटू कुल संख्या। तो आप देखो 20 औसत है 30 संख्याओं का, प्लस 30 औसत है 20 संख्याओं का। तो पहले 30 परिणाम है, फिर 20 परिणाम है, तो परिणामों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 30 और 20 50 हो जाएगी। तो 20 इंटू 30 करोगे तो 600, और 30 इंटू 20 करोगे तो 600। 600 और 600 ये हो गया 1200। 1200 में 50 का भाग देना है, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से भाग दो तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। तो औसत कितना आ जाएगा? औसत आ जाएगा हमारे पास 24। ठीक है, तो ये तो सीधे सीधे हमें नियम से मिल गया। अब हम बात करें कि अगर यही क्वेश्चन मुझे ट्रिक से करना हो, ट्रिक से, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? आप देखें, औसत निकालना है, तो आप किसी एक को औसत मान लो। आपके पास 2 औसत हैं, एक औसत आपको 20 दिया है और एक औसत आपको 30 दिया है, और मैं आपको दोनों से क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ। अगर मैं औसत 20 मान रहा हूँ
मैंने माना कि सभी संख्याओं का औसत 20 है, तो जो दूसरा औसत है वो तो 30 है, इसका मतलब वो अधिक है। अधिक है तो प्लस, कितना अधिक है? 10 अधिक है। और जिनका औसत 30 है वो संख्याएं कितनी है? वो संख्याएं 20 हैं। तो 20, यानी योग के आधार पर इतने का अंतर आ रहा है। तो सभी संख्याएं लेंगे तो सभी परिणाम कितने हैं? 30 पहले हैं और 20 ये है। 30 और 20 50 है। अब कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से 20 को कैंसिल करोगे 4। इसका मतलब जो औसत आपने माना है उससे 4 और अधिक आएगा, तो औसत कितना हो जाएगा? 24। ये है ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब अगर इसी क्वेश्चन को एक दूसरा स्टूडेंट ये मानकर चल रहा है कि सभी संख्याओं का औसत 30 है, 30, तो हमारे पास औसत की जो दूसरी संख्या है वो तो 20 है, इसका मतलब वो तो कम है। कितनी कम है? 10 कम है। और कितनी संख्याएं का औसत 20 था? 30 संख्याओं का, तो 10 10 कम है 30 संख्याओं। इससे कुल संख्याओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुल संख्या 50 है। तो इसको कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 30 को काटेंगे 6 बार। अब 30 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने सारी चीजें यहाँ पर ओपन करके आपको बताई। जब हम बात कर रहे थे कॉन्सेप्ट की तो हमने क्या यूज किया? हमने यहाँ पर देखा औसत बराबर परिणामों का योग, यानी कुल योग बटे कुल संख्या लगाया तो 24 आंसर मिला। फिर मैंने बताया कि अगर इसे ट्रिक से करना हो तो कैसे करेंगे। एक बार हमने 20 को औसत मानकर आंसर निकाला, एक बार 30 को औसत मानकर आंसर निकाला, यानी दोनों ही तरीके से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं और काफी कम समय में पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। दो संख्याओं का औसत 8 है और अन्य 3 संख्याओं का औसत 3 है। इन पांचों संख्याओं का औसत क्या है? अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, जहां पर 30 संख्याओं का औसत दिया था और 20 संख्याओं का औसत दिया था और आपसे सभी संख्याओं के बारे में पूछा गया था। तो उसी नियम के आधार पर अगर हम इस क्वेश्चन को बनाएं तो सबसे पहले तो इसको आप सीधे कॉन्सेप्ट से बनाइए। संख्याएं छोटी छोटी हैं तो तुरंत आंसर भी आपको मिल जाएगा। औसत बराबर परिणामों का योग बटे परिणामों की कुल संख्या, तो पहले कुल योग निकालेंगे। संख्या कितनी है? 2 और औसत कितना है? 8। तो योग बराबर औसत इंटू कुल संख्या, यानी 8 औसत है दो संख्याओं का, फिर 3 औसत है अगली 3 संख्याओं का। तो टोटल 2 संख्या पहले हैं, 3 बाद में है, तो 5। ये 8 इंटू 2 करोगे 16, प्लस 3 इंटू 3 करोगे तो 9। 16 और 9 ये आपका हो गया 25। 25 में 5 से भाग करेंगे तो औसत कितना आ जाएगा? औसत आ जाएगा 5। ठीक है, तो सीधे बना सकते हैं। अब अगर कोई स्टूडेंट इसको ट्रिक से करना चाहता है तो ट्रिक के लिए क्या करना है? किसी भी एक पैटर्न से आप इसको कर सकते हो। जैसे मैंने माना कि क्योंकि 2 औसत दिए हैं, एक 8 दिया है, एक 3 दिया है। अगर मैं 8 को औसत मानकर चलता हूं तो अगला जो औसत है वो दिए गए औसत से 5 कम है ना? और कितनी संख्याओं पे कम है? 3 संख्याओं के लिए कम है। टोटल संख्या कितनी है? टोटल संख्या 5 है। तो कैंसिल करेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। 8 में से 3 माइनस करने पर औसत कितना आ रहा है? 5। ठीक, आप इसे 3 को आधार बनाकर भी सॉल्व कर सकते हो और मुझे लगता है ऐसा करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, एक विद्यालय के 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। 19 वर्ष और 20 वर्ष आयु के दो विद्यार्थी विद्यालय में प्रवेश लेते हैं। विद्यार्थियों की नई औसत आयु क्या होगी? तो अब आप यहां देखें, अगर इसको नियम से समझें यानी कॉन्सेप्ट से जानें, तो इसका कंसेप्ट क्या हो जाएगा, आप देखो, औसत बराबर क्या होता है, परिणामों का योग बटे परिणामों की कुल संख्या। तो 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो योग कितना हो जाएगा, 20 इंटू 14, प्लस दो विद्यार्थी और आए हैं जिनकी आयु 19 और 20 वर्ष है, तो इसको और जोड़ लिया जाएगा 19 और 20। अब इन दो के आने से विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी हो गई, 20 तो पहले थे, दो और शामिल हो गए, तो कुल संख्या हो गई 22। अब आप देखें कि योग कितना हो जाएगा, तो यहाँ हम देखें तो 20 इंटू 14 करोगे तो 280 ये हो जाएगा, प्लस 39 इसमें से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 319। ठीक है, अब 319 में आपको भाग देना है 22 से। ठीक है, तो हमने क्या किया, कुल योग बटे कुल संख्या को यहाँ पर प्रयोग किया। अब 22 का भाग देंगे तो देखें, सबसे पहले 22 से काटेंगे तो 22 एकम 22। ठीक है, अब कितना बचेगा, अब आप देखो तो अब हमारे पास 9 बचेगा, 9 बचेगा तो 9 और पहले से है तो 99 हो गया, 99 हो गया, इसका मतलब 4 बार चला जाएगा, 22 चौक 88। अब कितना बचा, 11 बचा, पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगाने से 110 हो जाएगा, 22 पंजे 110, यानी हमारा जो औसत आएगा वो कितना आ जाएगा, 14.5 वर्ष। ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर ट्रिक से किया जाए, और देखो दोनों ही चीजों पर आपकी जो कमांड है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमें दोनों ही चीजें जब आएंगी तब हम एग्जाम में बहुत आसानी से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। कभी कभी ट्रिक जो है वो बहुत अच्छी रहती है, कभी कभी कॉन्सेप्ट आपको बहुत हेल्प करता है, तो दोनों पर ही आप पूरा ध्यान रखें। अब जैसे आप देखें कि 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, औसत आयु 14 वर्ष है। ठीक है, अगर इन दोनों छात्रों की औसत आयु भी 14-14 वर्ष होती तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन हम देख रहे हैं कि दोनों की ही औसत आयु जो है वो 14 से ज्यादा है, तो औसत बढ़ेगा। कितनी ज्यादा है, पहला वाला 19 वर्ष का है जो कि औसत से 5 अधिक है, दूसरा वाला 20 वर्ष का है जो कि औसत से 6 अधिक है, यानी औसत से अगर हम ये देखें कि कितना अधिक है तो टोटल 5 और 6 11 अधिक है। इससे कुल कितने विद्यार्थी हैं, 20 पहले से थे, दो और आ गए, तो 22 विद्यार्थियों के औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो हमें देखना है। तो आप देखिए यहां से क्या मिल जाएगा, ये तो है 14 प्लस 6 और 5 11, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 1/2, 1/2 का मतलब है 0.5, यानी इन दो से 0.5 और बढ़ जाएगा, तो 14 तो पहले ही था, अब कितना हो जाएगा 14.5 वर्ष। ठीक है, तो आपको बस ये देखना है कि जो आपने औसत माना है उससे अधिक आ रहा है या कम आ रहा है, जिनको शामिल किया जा रहा है वो उससे अधिक आयु के हैं या कम के हैं, अधिक के हैं तो प्लस कीजिए, कम के हैं तो माइनस कीजिए, और ये देखिए कि उसका कुल विद्यार्थियों पर क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक,
और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, क्या कह रहे हैं इसमें। 8 छात्रों की औसत ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है। 144 सेंटीमीटर और 155 सेंटीमीटर ऊंचाई की दो और छात्र उनके समूह में शामिल होते हैं। नई औसत ऊंचाई क्या होगी। 8 छात्रों का एक समूह है जिनकी औसत ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है। अब दो छात्र और शामिल हुए जिनमें एक की ऊंचाई 144 और दूसरे की 155 है। अब आपको ये बताना है कि जो नई औसत ऊंचाई है वो कितनी होगी। तो अगर मैं बात करूं तरीके की, तो तरीका क्या है, औसत का नियम लगाएंगे। औसत बराबर कुल योग। तो योग कैसे निकालेंगे, 8 छात्रों का 152 दिया है तो ये तो 8 का योग हो गया, प्लस जो अगले दो हैं 144 और 155, इनको और जोड़ लेंगे। तो 8 तो पहले से ही थे, दो और हो गए तो टोटल हो गए 10। अब हम समझ सकते हैं कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमें टाइम लगेगा। इसीलिए अब अगर यही क्वेश्चन हम ट्रिक से करें तो काफी टाइम बचा सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन मैं फिलहाल यहाँ आपके लिए छोड़ता हूँ। अगर कोई कॉन्सेप्ट से करना चाहे तो केवल इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर जो आपकी वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। मैं आपको केवल यहाँ ये समझाना चाहता हूँ कि कभी कभी ट्रिक हमारा कितना अधिक टाइम बचा सकती है, ये बात आप समझने की कोशिश करें। हम औसत निकाल रहे हैं तो क्या करें, सबसे पहले औसत बराबर जो औसत दिया है उसी को ले लें, 152। अब मैं ये देख रहा हूं कि अगर दोनों छात्र 152 ऊंचाई के आ जाते तो औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो दो नए छात्र शामिल हुए हैं उनकी ऊंचाई औसत ऊंचाई से क्या मतलब कितना फर्क पड़ेगा हम देखें। एक की जो औसत ऊंचाई है वो 144 है, यानी ये औसत से कम है। कितनी कम है, -8 कम है। दूसरे की जो औसत ऊंचाई है वो 155 है, यानी ये 3 अधिक है ना। तो इतना अंतर आ रहा है। और टोटल छात्र कितने हैं, टोटल छात्र हमारे 8 पहले से थे, दो और हो गए 10। तो हम अगर इसी को देखें तो ये आपके पास बच रहा है -5/10। -5/10 का मतलब है, कैंसिल करो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी -1/2। तो जो औसत हमने लिया है, हमने कितना औसत लिया है यहाँ लिख देते हैं। हमने औसत लिया था 152, इसमें से माइनस कर लेंगे 0.5। तो फाइनली जो औसत हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, 151.5। इसका मतलब जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 151.5। तो हमने क्या किया, हमने केवल डिफरेंस को काउंट किया, हमने केवल उस अंतर को लिया जो दो नए छात्रों का हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और उस अंतर का हमने पूरे समूह पर जो फर्क पड़ा उसको कैलकुलेट किया, और उससे हमने तुरंत जो है नई औसत ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि हमारा काफी टाइम बच सकता है अगर हम इस ट्रिक पर थोड़ी सी मेहनत कर लें और थोड़ा सा अच्छे से काम करें तो। ठीक है, तो और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, एक समान भार के 50 बक्से एक जहाज में चढ़ाए गए। अनंतर प्रत्येक 105 किलोग्राम भार वाले 5 अन्य बक्से चढ़ाए गए, जिससे सभी 55 बक्सों का औसत भार 95 किलोग्राम हो गया। तदनुसार पहले चढ़ाए गए 50 बक्सों में प्रत्येक का भार कितना था।
तो पहले तो क्वेश्चन को समझ लीजिए। 50 बक्से हैं और उन सभी का भार कैसा है, एक समान भार। इसको एक जहाज में चढ़ाया गया। अनंतर मतलब उसके बाद 105 किलोग्राम भार वाले 5 अन्य बक्से चढ़ाए गए। तो 50 पहले थे, 5 फिर चढ़ाए, तो जो सभी 55 बक्से हैं उनका औसत भार 95 किलोग्राम हो गया। तो पहले चढ़ाए गए 50 बक्सों में से प्रत्येक का भार कितना था। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है, और इसको अगर हम नियम से सॉल्व करें तो हमने माना, हमसे क्या पूछा गया था, प्रत्येक का भार, प्रत्येक बक्से का भार। तो प्रत्येक का भार चूंकि हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम क्या मान लेते हैं, x किलोग्राम। ठीक है। अब 50 बक्से x किलोग्राम के होंगे, तो योग कितना हो जाएगा, 50 इंटू एक्स प्लस 105 किलोग्राम। 105 किलोग्राम के 5 बक्से आपने और चढ़ाए, और इससे टोटल 50 पहले थे, 5 और चढ़ाए गए, तो अब कितने हो गए, ये 55 बक्से हो गए। और इन सभी 55 का जो औसत है वो कितना है, 95 है। इसको सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करने पर हमें यहां से x की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो हमारा आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो, कहीं ना कहीं जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें टाइम लगेगा। और ऐसे क्वेश्चंस में स्टूडेंट के पास जब ट्रिक्स नहीं होती है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हुए भी हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं और हमसे टाइम कम पड़ जाता है। तो अगर कोई कॉन्सेप्ट जानने का इच्छुक है तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। कोई अगर इसको सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व करने के बाद आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ रिकमेंड करूंगा कि हम यहाँ ट्रिक का यूज करें। ट्रिक, अब ट्रिक क्या है और कैसे हम उसको लगा सकते हैं उसे आप समझिए। हमें क्या बताना है, हमें बताना है प्रत्येक प्रत्येक का भार 50 बक्सों में से, है ना। तो हम लिख लेते हैं भार बराबर, आप ये देखो कि जब हमने 5 बक्से 105 किलोग्राम के चढ़ाए तो जो नया औसत है वो 95 किलोग्राम हो गया। इसका मतलब अगर ये सभी 5 बक्से 95 किलोग्राम के ही होते तो औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी औसत वही मान रहता। तो हमने माना कि सभी बक्सों का औसत भार जो है वो 95 किलोग्राम है। लेकिन 95 ना होते हुए जब आपने 105 किलोग्राम के बक्से चढ़ाए हैं तब ये 95 हुआ है। इसका मतलब जो शुरुआती 50 बक्से हैं उनका तो कम रहा होगा। कितना कम रहा है आप देखो, 95 और 105 में 10 किलोग्राम बढ़ाया एक बक्से ने। ऐसे आपने कितने बक्से चढ़ाए, ऐसे आपने 5 बक्से चढ़ाए थे। तो यानी 95 का औसत बनाए रखने के लिए तो हमने 95 को अलग कर दिया। 95 से ऊपर जितना आ रहा है यानी 50 किलो ज्यादा हो रहा है। 50 किलो जब ज्यादा हो रहा है, और ये ज्यादा किसका हुआ होगा, जो पिछले 50 बक्से हैं उनके लिए। तो इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो 0 से 0, 5 से 5, तो 95 में से एक कम हो जाएगा, यानी प्रत्येक बक्से का जो भार होगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 94 किलोग्राम। तो हम सीधे आंसर क्या लगा पाएंगे, 94 किलोग्राम। तो आप यहाँ समझ सकते हो कि हम यहाँ कितनी जल्दी जो है अगर ट्रिक को सीख जाएं तो कितनी जल्दी अपना आंसर निकाल सकते हैं। वहीं कॉन्सेप्ट को सीखना अच्छी बात है, आना भी चाहिए, लेकिन अगर टाइम लग रहा है तो उस स्थिति में आपको ट्रिक्स भी आनी चाहिए, क्योंकि हर चीज का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। और जब हम सीखते हैं तो सारी चीजों को सीखें जिससे हमें एग्जाम में कभी टाइम का प्रॉब्लम ना आए। ठीक है।
मुझे लगता है कि ये बात सभी को पूरी तरीके से क्लियर होगी। अब हम एक बार जल्दी से ये देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। टाइप 5 के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया, जिसका नाम था जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाएं। दो बातें मैंने आपको याद रखने के लिए कही। सबसे पहला, औसत का जो नियम है, औसत बराबर परिणामों का योग बटे परिणामों की कुल संख्या, और दूसरा औसत इंटू कुल संख्या योग बराबर। ठीक है। पहला क्वेश्चन मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, साथ ही साथ ट्रिक भी बताई। आंसर हमें मिला 1 की वृद्धि। दूसरे में भी हमें वही आंसर देखने को मिला, 1 की वृद्धि। कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों को ही इसमें यूज किया जा सकता है। तीसरे क्वेश्चन को मैंने आपको पहले तो नियम बताया कि औसत के नियम से कैसे करना है, फिर मैंने आपको ट्रिक भी बताई कि कैसे हम ट्रिक से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को जब प्रैक्टिस करोगे और जब ये दोनों ही बातें आपको अच्छे से आने लगेंगी, तो एग्जाम में आप बहुत कम समय में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे और आपको टाइमिंग का जो इशू है वो कम से कम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर हमने दोनों ही तरीके यूज किए, जहां हमें आंसर देखने को मिला था 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने देखा कि कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों ही किस तरीके से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करती हैं। आंसर आया 14.5 वर्ष। नंबर 6 में मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया लेकिन ट्रिक को सॉल्व करके दिखाया। यहाँ पर आंसर मिला 151.5 सेंटीमीटर। नंबर 7 में भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया लेकिन सॉल्व किया ट्रिक से, तो यहाँ पर हमें आंसर मिला 94 किलोग्राम। तो इस तरीके से हमारा आज का ये जो सेशन है वो कंप्लीट होता है। तो कैसी रही ये क्लास और आप इससे कितना सीखे, ये क्लासेस आपको कितना लाभ पहुंचा रही हैं, ये हमें जरूर बताते रहें और अपनी तैयारी को मजबूत रखें, जिससे आने वाले समय में बहुत जल्द आप अपना जो टारगेट आपने सेट किया है उसे हासिल कर लें। और अगर आपको ये भी लगता है कि ये क्लासेस और भी काफ़ी लोगों के काम आ सकती हैं, तो आप उन्हें भी शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ और भी कई लोग इन क्लासेस का लाभ उठा पाएं। तो इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए, और आप सभी को मेरी ओर से जय हिंद। थैंक यू।